Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 4, that is the structure of atom. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात आती है तो उसकी डिस्कवरी के लिए हमने थॉमसन मॉडल देखा, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात आती है तो उसके लिए हमने रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट वीडियो में। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थॉमसन मॉडल लिया था, जिसके लिए हमने उसको किससे कंपेयर किया था, वाटरमेलन से, है ना। वाटरमेलन से किया था ना, जिसमें जो सीड्स थे उसको किसकी तरह ट्रीट किया था, इलेक्ट्रॉन की तरह। और रुदरफोर्ड में हमने अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया था, किस पर, गोल्ड फॉइल पर। अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन गोल्ड फॉइल, ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं हमने जो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसकी मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड ये बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं। मैंने बोला था अगर मैं ये राउंड करके इसके अंदर पॉजिटिव लिखूंगी, इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस पे जाके फॉल हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या हो रही है, एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग में है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन होगी तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करेगा। जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस पे जाके फॉल हो जाएगा। तो ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक थी। इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमारे पास कौन सा मॉडल आया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया। ठीक है, उसने क्या किया, इस रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कंसेप्ट को लिया और उसको फर्दर आगे इसकी डिस्कवरी की कि हाँ ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमता है। क्या बताया इसने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमता है। ओनली द सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट known as the discrete orbit of electron are allowed inside the atom। ये बताया था उसने, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड शेल्स बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाएगा, है ना। और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिट को हम यहाँ पे शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में या अपने शेल में रिवॉल्व करेगा। और सबसे बड़ी बात इसने बोल दी कि जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। जब कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो ये न्यूक्लियस पे जाके फॉल नहीं होगा। तो यही बात बोली है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ये कुछ स्पेशल ऑर्बिट है नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। मतलब कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से ये वाला जो ऑर्बिट है ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला शेल है और उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला शेल है, मतलब सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब जब ये रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। दिस ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। अब इन ऑर्बिट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल। ये बात समझ में आई। अब ये बोल रहा है कि इन ऑर्बिट का कोई स्पेशल नाम है, इन ऑर्बिट का कोई स्पेशल नाम है। जैसे जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है या फिर कोई एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल या शेल का नाम क्या है, के। क्या नाम है, के।
जैसे ये देखो इसका K और इसके सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है उसका है L और थर्ड वाला जो ऑर्बिट है उसका है M और सबसे लास्ट वाला है उसका है N। ठीक है, ये क्या है हमारे ऑर्बिट है। हमारे ऑर्बिट कौन कौन से हो गए? K, L, M एंड N। अब इस K शेल में भी इलेक्ट्रॉन फील होंगे तो इनकी कैपेसिटी होती है कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो K की जो कैपेसिटी, अगर हमें किसी की कैपेसिटी दिखानी है तो हम 2n² से दिखाएंगे, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट एक बार आपको याद रखना है कि K शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने शेल में, तो वो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो K है, अब ये सबसे पहला शेल है तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब ये सेकंड शेल है तो यहाँ n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ये थर्ड शेल है, यहाँ n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ये फोर्थ शेल है तो यहाँ n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से जब हम यहाँ n की वैल्यू रखेंगे तो देखो K शेल के लिए मेरे को निकालना है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, n की जगह 1 पुट करूँगी। क्यों पुट करूँगी? क्योंकि K का n इज इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि वो फर्स्ट शेल है हमारा। तो 2 1² यानी कि 2, यानी जो K है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकता है। इस वाले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम सभी शेल्स के निकालेंगे, देखेंगे अभी कैसे फिल करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आई कि बोर मॉडल ने क्या बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते टाइम वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो वो न्यूक्लियस पे जाके फॉल नहीं होगा। एंड इन ऑर्बिट्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? एनर्जी लेवल्स। अब जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसको K, सेकंड नंबर शेल है उसको L, थर्ड नंबर शेल है उसको M और न्यूक्लियस से सबसे दूर जो है वो N। मतलब यहाँ से इधर से हम इधर जा रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है न्यूक्लियस से, है ना। देखो ये सबसे न्यूक्लियस के पास वाला शेल कौन सा है? K है। अगर जब मैं N शेल की बात करूँ तो ये न्यूक्लियस के पास है या दूर है? आप बोलोगे दूर है ना। तो एक बात मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर K शेल में है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन से शेल में होगी? आप बोलोगे K शेल में। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ K, L, M एंड N, इसमें बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करने की किसकी पावर ज़्यादा होगी? आप बोलोगे K की, क्योंकि सबसे पास है, फिर L की, फिर M की और फिर N की। ठीक है, ये है नहीं आपके, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको बस इतना याद रखना है कि K, L, M और N शेल होते हैं जिनमें K की वैल्यू होती है वो n इज इक्वल्स टू 1 होती है, L की n इज इक्वल्स टू 2, M की n इज इक्वल्स टू 3 और N की n इज इक्वल्स टू 4 होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, जो मैंने बात बोली वो यहाँ लिखी है कि आइटम के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में, जहाँ पे ये सबसे पहले वाला शेल K है, L, M एंड देन N। यहाँ पर K में N की वैल्यू 1 है, L में N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 एंड N की वैल्यू 4। ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, मतलब ये कैसा था? ये न्यूट्रल था। एंड इसका जो मास है वो किसके इक्वल है? नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। इसका मास जो है न्यूट्रॉन का वो नियरली इक्वल है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये कह रहा है कि इसका जो मास है वो बिल्कुल न्यूक्लियस में लाई करता है। मतलब यहाँ ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूट्रॉन।
तो यही बात ये बोल रहा है कि न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन में ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सब में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। अब एक बात बताओ, जब मैं आपको रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बता रही थी जिसमें से एक जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो रीबाउंड होके वापस आ गया था, एक अल्फ़ा पार्टिकल है वो रीबाउंड होके बिल्कुल वापस आ गया था। ये वापस क्यों आया था मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी चीज़ हैवी होगी तो वो रिटर्न होके वापस आएगा। तो मैंने आपको बताया था सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा है, ऐसा हैवी चीज़ है जो कि एटम से भी बहुत ज़्यादा हैवी है और उस अल्फ़ा पार्टिकल से भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या है, सारा का सारा जो मास है वो कहाँ लाया करता है, बिल्कुल सेंटर में, न्यूक्लियस में। एटम का सारा मास है वो बिल्कुल न्यूक्लियस में लाया करता है। ये बात हमने पढ़ी थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो अब एक बात बताओ, सारा का सारा मास जब न्यूक्लियस में लाया कर रहा है और हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो मास क्या हो गया, एटम का मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आई। दोबारा देखो, मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कि एक अल्फ़ा पार्टिकल रीबाउंड होकर वापस आ गया। इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई हैवी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल को क्या कर रही है, रीबाउंड कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी कंक्लूजन में पढ़ा था कि सेंटर में कुछ ऐसा हैवी चीज़ है, मतलब कि एटम का पूरा मास बिल्कुल उसके सेंटर में लाई कर रहा है, बिल्कुल उसके न्यूक्लियस में लाई कर रहा है, जिस वजह से जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो रीबाउंड होकर वापस आ गया। तो जब सारा का सारा मास न्यूक्लियस में लाया कर रहा है और हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारा जो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। सीधी सी बात है, जब सारा मास इसमें लाया कर रहा है और सारा का सारा मास इसके इक्वल हो जाएगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। ये था। और ये जो न्यूट्रॉन है इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एन से। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट मास होता है वो किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है। और ये इसका जो पूरा का पूरा मास है वो किस में लाया करता है, न्यूक्लियस में लाया करता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कैसे आए, न्यूट्रॉन कैसे आए, प्रोटॉन कैसे आए, ठीक है। अब हम एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो देखिए, अभी तक हमने आइटम के बारे में क्या सीखा कि आइटम दिखता कैसा है, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है। जो हमारा आइटम है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और कैसा होता है, डिविजिबल होता है। अब हमने यहाँ पे डिविजिबल बोल दिया, मतलब हमने डाल्टन थ्योरी को फेल कर दिया। एंड हैविंग सब एटॉमिक पार्टिकल, सब पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वो सब पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही थे जो सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। एंड इन सब एटॉमिक, ये जो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इस आइटम के अंदर, ठीक है। फिर बोल रहा है न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट इन द आइटम, आइटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है न्यूक्लियस ऑल द मास ऑफ द आइटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो सारा मास है आइटम का वो कहाँ लाया कर रहा है, न्यूक्लियस में लाया कर रहा है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अब जो प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन है वो सब कहाँ लाया कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर लाया कर रहे हैं। and electron revolve around the nucleus in the discrete orbit which is k, l, m and n। तो इसका मतलब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सब कहाँ हो रहा है, आइटम के अंदर हो रहा है,
ठीक है, ये हमारा आइटम है जो कि स्फेरिकल है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, डेट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बीच में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, सीख लिया था हमने कैसे कैसे आए ये इफेक्ट कैसे आए हैं, ठीक है, ये सब हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज कैसा होता है, 0 होता है। प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस। अब इनकी चार्ज की कोई फिक्स वैल्यू होती है, जैसे जो न्यूट्रॉन है इस पे तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो 0, ये C का मतलब है कुलम। चार्ज की यूनिट होती है ना, चार्ज यूनिट, चार्ज की यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुलम में, ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है वो कौन होती है, कुलम होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ 0 कुलम। प्रोटॉन जो है उस पर चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। अब मैंने बोला मास जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल इक्वल है, मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट साइन क्या है, अपोजिट है। ये बात समझ में आई। ये मैंने मोड लगा दिया। आप 10th क्लास में हो, आपको आप 9th क्लास में हो, आपको पता होगा मोड का मतलब क्या होता है। कहीं भी मोड आ जाता है मतलब वो वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है, वो वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो मैंने यहाँ मोड लगाने का मतलब है कि जो हमारा वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल है, बट जो हमारे साइन है वो कैसे है, अपोजिट है। मतलब अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट उनके साइन अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब हम मास की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल होता है। तो देखो मैंने यहाँ सेम मास लिखा है, किसका, न्यूट्रॉन का एंड प्रोटॉन का, विच इज 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31। एक बात बताओ, अगर आगे 27 जीरो है, -27 का मतलब आगे की तरफ जीरो लग रही है, ठीक है, आगे 27 जीरो और पीछे 31 जीरो है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके पीछे तो इसके आगे तो 31 जीरो लग रही है और इसके पीछे सिर्फ 27 जीरो लग रही है, तो यानी कि सबसे छोटा होगा ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होगा और 9.1 है इसकी और इसकी 1.67 है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी कभार नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसका जो मास होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जैसे मैंने मास नंबर निकाला था आपको, मैंने बोला था मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बोला था, मतलब सारा का सारा मास उसके न्यूक्लियस में लाई करता है, बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है, तो हमने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया, वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, इसलिए सिर्फ हम न्यूक्लियस के मास को कंसिडर करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बात याद रखनी है कि इनमें चार्ज कितना प्रेजेंट होता है और मास कितना प्रेजेंट होता है। ये सबसे मेन बात है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे लेस है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे आर अपोजिट इन साइंस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आप इसे नोट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो शेल्स है, इसे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर,
ठीक है। मैंने वैसे तो आपको जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें मैंने आपको समझा दिया था एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मैंने आपको वहाँ थोड़ा बहुत समझा दिया था। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ये बात सबको पता है, ठीक है। और हम किसी के भी एटॉमिक नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन होंगे, तभी तो हमारा एटम न्यूट्रल होगा, है ना। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ ही प्रोटॉन है, यानी नेगेटिव चार्ज जितने हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा एटॉमिक नंबर भी किसके इक्वल हो जाएगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, किसी को भी आप याद कर सकते हो, है ना। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर निकालना है, वैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में याद करा दिए थे कि इसके एटॉमिक नंबर याद रख लो और 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद रख लो और 1 से 20 तक मास नंबर याद रख लो। मास नंबर याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी और एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, सीक्वेंस याद रख लो, जो जिसका सीक्वेंस होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब देखो आपको ये जो आपकी बुक में टेबल दे रखी है जिसमें आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैलेंसी एंड KLMN की वैल्यूज़। तो अभी हम वैलेंसी और KLMN की वैल्यूज़ पर तो नहीं जा रहे क्योंकि वो अभी आपके आगे आएंगे, उसको पढ़ेंगे हम अभी। तो यहाँ तक जितना पार्ट है ना हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, यहाँ देखो ये रहा सोडियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर वैसे तो 11 है और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने अलग से नहीं लिखा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने, मैंने इसी में कंक्लूड कर दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही है। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, Z इज इक्वल्स टू 11। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब हम प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका जो मास था वो कैसा था, नेग्लिजिबल था, मतलब बहुत छोटा था, किससे, प्रोटॉन के मास से, तो हमने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा मास नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब देखो जैसे हमें सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है तो आपको पता है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 11 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हम दोनों में से हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेना है। तो मैंने ले लिया यहाँ। अब एटॉमिक नंबर को A से रिप्रेजेंट, मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। A की जगह मास नंबर की जगह A ले लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ लिखे हुए हैं मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 12, तो मैंने यहाँ 12 से ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 23, ठीक है। अब एक और का निकालते हैं। ऑक्सीजन का मैंने पूछा कि मास नंबर कितना है, मैंने क्या पूछा है, मास नंबर। तो आप क्या करोगे, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जीरो का मतलब ऊपर, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, ऑक्सीजन के कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके 8, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके 8 है। तो टोटल इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, 16, यानी इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, इसका 16 है।
अब आपको क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद रखने पड़ेंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ कि जिससे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद रखने की नीड ही नहीं है। देखिए, आपको मैंने पिछली चैप्टर में आपको समझाया था कि एटॉमिक नंबर क्या है आपका, जो जिनका भी ये सीक्वेंस है वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, मतलब जो भी इनका सीक्वेंस आएगा वही आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको क्या बोला, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो उसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस नहीं सॉरी, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें अब क्या क्या याद रखने की नीड नहीं है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखने की नीड नहीं है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखने की नीड नहीं है और हमें एटॉमिक नंबर याद रखने की भी नीड नहीं है। क्योंकि अगर हमें इनका सीक्वेंस पता है, हमें पता है हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम आता है, हमें पता है हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम आता है, हमें पता है लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम आता है। अगर आपको इनका सीक्वेंस याद है तो ईजिली आप इनको Z की वैल्यू भी लिख सकते हो। देखो मैंने सीक्वेंस ही लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 10 18 तक काउंटिंग लिखी है, आप खुद देख सकते हो। अब ये 18 है यानी कि हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, सीक्वेंस 2 है, यानी कि इसका सीक्वेंस 2 है तो इसका Z भी कितना होगा, 2 होगा। Z2 है, इसका मतलब इसके प्रोटॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके कितने होंगे, 2 होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के केस में एक एक्सेप्शनल है, यानी कि हाइड्रोजन में कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये भी समझाया था, मास नंबर, एटॉमिक मास याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो इवन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके एटॉमिक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और जिसका एटॉमिक नंबर ओड हो उसको उसके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दो। जिसमें मैंने कुछ एक्सेप्शनल केस बताए थे, मैंने बोला था इसके आपको एटॉमिक नंबर याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थे एक्सेप्शनल, एक तो हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था एंड ये आर्गन था, ठीक है। ये आपके कुछ एक्सेप्शनल केस थे जो आपको सिर्फ याद रखने थे। अब देखो, अब हमें मास नंबर पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ये मैंने उसी से निकाला है, ये देख लो, चेक कर लो। हीलियम का ले रहे हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर को कैसा है, इवन है, इवन को मैंने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 4। अब लिथियम कैसा है, 3 है, यानी कि ये ओड है, यानी कि 3 से को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने वही लिखी हुई है यहाँ पे सब, ये रही, ठीक है। अब देखो, मास नंबर आपको पता चल गया, एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं बोल सकती हूँ एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो हमने यहाँ सीखा कि जो हमारा मास नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। ये चीज़ हमने यहाँ सीखी है, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल है, Z के इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकती हूँ, Z लिख सकती हूँ। क्या मैं Z लिख सकती हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन को, यस बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई, इसलिए मैंने यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिख दिया, Z लिख दिया। अब ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास। अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Z को इधर ले गई तो मेरे पास क्या बन गया, A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब अगर मैं एटॉमिक मास से Z को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एटॉमिक मास को अगर मैं एटॉमिक नंबर से माइनस कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। मतलब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो, हम मास निकालते हैं सोडियम का, इसकी हेल्प से सोडियम का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल्स टू A माइनस Z
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं किसके, सोडियम के। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, आपको याद होना चाहिए एटॉमिक मास कितना है इसका 23। सिंपली देखो इसका जेड कितना है 11 है। अब ये ओड है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 1 करूंगी 22 आएगा, सॉरी 23 आएगा, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 23। तो यहाँ 23 लिखा है, माइनस जेड कितना है 11 है, -11 माइनस करो, आंसर कितना आएगा 12 आंसर आएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो आपको माइनस और प्लस के साइन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। तो आपके यहाँ चेक करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12 है, ये हमारा आंसर आ गया। कोई और एग्जाम्पल ले लो, है ना। अब आप एग्जाम्पल ले लो किसका मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम का, ठीक है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना होता है इसका 24 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। एटॉमिक नंबर 12 × 2 24, यानी 24 इसका एटॉमिक मास हो गया, वो यहाँ लिख दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 12। बात समझ में आ गई। अब कर लो, ऐसे ही आप हर का निकाल सकते हो, निकाल के देखना सभी अपनी नोटबुक में एक जगह ऐसे कॉलम खाली छोड़ लो, और ये आपका होमवर्क है कि इन सब के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस मेथड से आपको निकाल के देखने हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मास नंबर, तो सिंपली आपको ये मेथड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप सिंपली ये अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि हाउ कैन यू फाइंड द मास नंबर, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिखने पड़ेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लिखने पड़ेंगे। सपोज टू बी आपको बोल दिया कि लिथियम का एटॉमिक मास निकालो, कि कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अब आपको आंसर तो पहले से ही पता है, आंसर क्या है आपका एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है। सबसे पहले इसका जेड बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, इवन है सॉरी ऑड है 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। यानी आपको आंसर पता चल गया 7 है। अब आप एग्जाम में क्या करोगे, लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह से लिखो। आपको पूरा लिखना है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको आंसर पता है 7 है, ठीक है। अब ये आप पेंसिल से रफ काम करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, जितना इसका एटॉमिक नंबर है 3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 7 - 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपका आंसर आ गया 4, यानी आपको पता चल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4 है। अब यहाँ आपने लिख दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 4। अब इसको इरेज कर दो। अब इस क्वेश्चन को कर लो, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 3 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4 है। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको लिखनी है, और इसको Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस तरह से एग्जाम में आपको इस तरह से करके आना है। कितना आएगा 7, ठीक है। वो तो मैंने आपको याद रखने का मेथड बताया कि आपको तो मास नंबर याद होना चाहिए कि मास नंबर कितना होता है, और उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में आए, रिटन पेपर में आपसे कोई पूछे कि आप एटॉमिक नंबर को कैसे, एटॉमिक मास को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको ये मेथड पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कंप्लीट। तो देखिए, अब आपसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिव रीजन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये मैंने अभी आपको समझाया है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप बोलोगे कि हमारा आइटम है, उसके बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पूछ रहा है ना, सॉरी ये वाला रीजन नहीं। आप बोलोगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। मतलब देखो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो ये क्या होंगे, आपस में कट हो जाएंगे। कट होने के बाद ही हमें आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। इसका मतलब जो हमारा एटम है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उनके चार्ज इक्वल है बट वो साइन में कैसे है, मैग्नीट्यूड इक्वल है उनका बट वो साइन में अपोजिट है। दैट्स व्हाई दे गिव द आंसर एज अ न्यूट्रल। सो द एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपका रीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। आपको एक्सप्लेन करना है कि एटम का पूरा मास उसके सेंटर में लाई करता है, ठीक है। हमारा जो एटम है उसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और हमें पता है, जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, आप नोटबुक में वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। और हमें पता है, वी नोट दैट द मास ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर present in nucleus. Okay, we know that the mass of proton and mass of neutron are present in the nucleus and mass of electron are negligible as compared to proton. So that's why, and we know that the proton and the neutron lie in the nucleus. So that's why the whole mass of the atom is lie in the center. ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक बार दोबारा देखो, हमें पता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। और जब सारा का सारा मास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो मास है पूरा का पूरा वो बिल्कुल न्यूक्लियस में है, तो इसी वजह से हमारा जो एटम है उसका पूरा का पूरा मास सेंटर में लाई करता है। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, मतलब हम उसकी वैलेंसी पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों रिएक्शंस होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने अभी तक यही सीखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हमने इस लेक्चर में सीख लिया। अब आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।